हेलो स्टूडेंट्स, आज आपका टॉपिक इलेक्ट्रोस्टैटिक का लेक्चर नंबर 3, जिसमें आज हम इलेक्ट्रिक डाइपोल यानी कि विद्युत द्विध्रुव के बारे में पढ़ेंगे। अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक डाइपोल की, तो इसमें दो बराबर परंतु विपरीत बिंदु आवेश होते हैं जो कि कुछ दूरी पर रखे होते हैं। विद्युत द्विध्रुव जो है या इलेक्ट्रिक डाइपोल जो है वो ऐसा निकाय है या ऐसा सिस्टम है जिसमें दो समान आवेश परंतु उस पर चार्ज कैसा होना चाहिए, विपरीत होना चाहिए, यानी कि अपोजिट चार्ज के बट मैग्नीट्यूड क्या हो, सेम हो तथा कुछ दूरी पर रखे गए हों, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, इस पूरे निकाय या सिस्टम को हम क्या कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव यानी कि इलेक्ट्रिक डाइपोल का नाम देते हैं। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। नाम है इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल जिसे हम क्या कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव। ठीक है, द्विध्रुव। ठीक है, चलिए तो बात यहाँ पे डाइपोल के बारे में कर रहे हैं। डाइपोल का मतलब होता है जिसमें दो पोल हों, और यहाँ पर एक ऐसा सिस्टम है ये जिसमें टू अपोजिट चार्ज, अपोजिट चार्जेज हों, क्या हों, टू अपोजिट चार्जेज हों, और इसके साथ ही साथ इन चार्जेज का जो मैग्नीट्यूड होगा वो कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए। दो अपोजिट क्या होने चाहिए, इसमें चार्जेज होते हैं और इन चार्जेस का मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम होगा। मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम होगा। तो कुछ इस तरीके से आपके पास एक इलेक्ट्रिक डाइपोल होगा, माइनस क्यू यहाँ पे और एक और यहाँ पे हमने ले लिया जिसको हम क्या कर सकते हैं, प्लस क्यू। दोनों के बीच की डिस्टेंस मान लेते हैं कितनी है, 12 है। ये सिस्टम आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल कहलाएगा। क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल। यानी कि आपके पास यहाँ पे क्या था, माइनस क्यू देन प्लस क्यू, और साथ ही साथ दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 12 है। यानी कि कुछ दूरी पर ये चार्ज दोनों आपस में सेपरेटेड हैं और विपरीत बिंदु आवेश हैं, यानी कि टू अपोजिट चार्जेज। और चार्ज कैसे होने चाहिए, पॉइंट चार्ज होने चाहिए। कैसे होने चाहिए, बिंदु आवेश होने चाहिए। तो दो बिंदु आवेश, वो भी किसके, विपरीत आवेश वाले, यानी कि समान तथा विपरीत आवेशों को अगर हम कुछ दूरी पर रख दें तो उसी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। जैसा कि आपको यहाँ पे बना के दिखाया गया है, इसे हम इलेक्ट्रिक डाइपोल या विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। यह एक तरीके से दो चार्जेज का यानी कि दो आवेशों का निकाय कहलाता है। यहीं पे अगले टॉपिक की अगर हम बात करें तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, जिसको हम कहते हैं EDM शॉर्टकट में, या इसका नाम है इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम कहते हैं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का नाम देते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का नाम देते हैं। तो अगर हम इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की बात करें यानी कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की बात करें, तो ऐसे समय में यहाँ पर आप देखेंगे तो ये एक प्रकार की क्वांटिटी है, एक वैल्यू है, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल p से डिनोट करते हैं। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को लिखने का तरीका यहाँ पे क्या है, किसी एक चार्ज की वैल्यू यानी कि चाहे माइनस क्यू प्लस क्यू में से दोनों का आवेश क्या है, समान है, दोनों का चार्जेस समान है। तो यहाँ पे किसी एक चार्ज की वैल्यू और उनके बीच की जो डिस्टेंस है उसी के मल्टीप्लाई यानी कि गुणनफल को ही हम क्या कहते हैं, प्रोडक्ट को ही हम क्या कहते हैं, यहाँ पर विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट का नाम देते हैं। यानी कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट विद्युत द्विध्रुव की तीव्रता की माप है। ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रिक डाइपोल की इंटेंसिटी को हम यहाँ से मेजर कर सकते हैं, और यह दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश का मैग्नीट्यूड और साथ ही साथ उनके बीच की दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। यानी कि ये मैग्नीट्यूड हो गया, माइनस क्यू प्लस क्यू में से किसी एक का मैग्नीट्यूड आपने रख दिया और दोनों के बीच की कुछ दूरी थी जिसको मैंने यहाँ 12 माना है, तो हमने यहाँ पे कितना रख दिया,
12 रख दिया, ठीक है। यहाँ पे 12 लेने का मतलब इसलिए है, हम यहाँ पे L भी ले सकते थे, D भी लिख सकते थे, बट हमने यहाँ पे 12 इसलिए लिखा है क्योंकि आगे जब आप इलेक्ट्रिक डाइपोल द्वारा एक्सियल पॉइंट पे और इक्वेटोरियल पॉइंट पे और ये अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो ऐसे समय में आपको ये बात ध्यान में रखना है कि यहाँ से मिड पॉइंट से लाइन ली जाती है और ऐसे समय में इसको L और इधर वाले को भी स्मॉल l से डिनोट करना पड़ता है। अगर आप सिर्फ D लेते तो d/2 तो इक्वेशन जो है वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता, बट यहाँ से आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या है, फिर से आप देख लीजिए। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट किसी एक चार्ज और उनके बीच की दूरी का प्रोडक्ट है, ठीक है। और अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट आपकी वेक्टर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है, जिसकी डायरेक्शन हमेशा निगेटिव टू किधर होती है? पॉजिटिव की तरफ। जिसकी डायरेक्शन हमेशा किधर से किधर? निगेटिव टू पॉजिटिव की तरफ होती है, निगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज की तरफ होती है। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन हमेशा निगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होती है। इसकी यूनिट की अगर हम बात करें तो यूनिट, जैसा कि आपको पता है, चार्ज की यूनिट कितना होता है? कूलाम। और वहीं पे ये दूरी है तो दूरी की यूनिट कितनी होती है? मीटर। तो क्या हो गया? कूलाम मीटर इसकी यूनिट होती है, यानी कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की यूनिट अर्थात मात्रक कितना होता है? कूलाम मीटर कहते हैं। कितना कहते हैं? कूलाम मीटर कहते हैं। साथ ही साथ इसका जो डायरेक्शन है वो कहाँ है? ऋण आवेश से धन आवेश की तरफ, यानी कि नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ इसकी डायरेक्शन होती है। यहीं पे अगर हम विद्युत द्विध्रुव के कारण इसकी अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना चाहें तो ऐसे समय में ध्यान से देखिएगा, अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति दो होते हैं। एक को हम एंड ऑन पोजीशन कहते हैं, एक को ब्रॉड साइड पोजीशन कहते हैं। यहाँ पर हम बात करने जा रहे हैं अक्षीय तथा निरक्षीय, जिसको हम एक्सियल पॉइंट कहते हैं, और एक को हम क्या कहते हैं? इक्वेटोरियल पॉइंट का नाम देते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल के एक्सियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। फिर हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल के इक्वेटोरियल पॉइंट पर कितना होगा, और फिर हम बात करेंगे कि किसी भी बिंदु पर अगर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो उसके लिए सूत्र यानी कि फॉर्मूला क्या होगा। तो चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, वो भी किस पे? एक्सियल पॉइंट पे, यानी कि जिसे हम क्या कहते हैं? अक्षीय स्थिति में या अक्षीय बिंदु पर। सबसे पहला इलेक्ट्रिक फील्ड, पहला हम यहाँ पे बात करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट या एक्सियल पोजीशन एट एक्सियल पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल यानी कि विद्युत द्विध्रुव के कारण उसके अक्षीय बिंदु पर हम क्या करने जा रहे हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने जा रहे हैं, ठीक है। इसको हम एक्सियल पॉइंट पोजीशन कहते हैं या अक्षीय स्थिति में। किस स्थिति में? अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र निकालना, या इसी को एंड ऑन पोजीशन भी कहते हैं। इसी को एंड ऑन पोजीशन भी कहते हैं। तो आपको ऐसे भी पूछ सकता है एंड ऑन पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिए, या फिर बोल सकता है एक्सियल पोजीशन पे निकालिए, और या फिर आपसे ऐसे पूछ सकता है कि अक्षीय स्थिति में, हिंदी वाले ध्यान में रखें, इसको अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र निकालने को कह सकता है। यानी कि विद्युत द्विध्रुव के अक्षीय स्थिति में क्या करना है? आपको विद्युत क्षेत्र निकालना है। तो चलिए इसके लिए पहले डायग्राम देख लेते हैं। आप सबसे पहले इलेक्ट्रिक डाइपोल का एक डायग्राम बनाएंगे, जैसा कि मैं बना चुका हूं। तो यहाँ पे आपको पता है एक माइनस क्यू चार्ज और सेम यहाँ पे एक पॉजिटिव क्यू चार्ज लेंगे। दोनों के बीच की डिस्टेंस हम आपको बता देते हैं, जो कि आपने देखा है वो कितना है? 2L के बराबर। अगर हम इसके मिड पॉइंट को देखें तो सपोज दैट मिड पॉइंट कहीं यहाँ पे है, जो जिसकी यहाँ से दूरी कितनी होगी? L होगी, और इधर वाली भी दूरी कितनी होगी? L होगी, क्योंकि मिड पॉइंट इस लाइन को क्या करेगा? दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगा।
अब मिड पॉइंट से हम एक दूरी ले लेते हैं और वो दूरी है कितनी, अगर हम देखें तो वो कितनी मान लेते हैं, r मान लेते हैं। मिड पॉइंट से जो दूरी है वो हम कितनी मान लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक की वो कितनी मान लेते हैं, हम स्मॉल r मान लेते हैं। इस पॉइंट पर, इस बिंदु पर हम नामकरण कर देते हैं, नाम क्या है P, और इसी बिंदु P पर हमको क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र का पता करना। तो जैसा कि आप सभी को मैं बता दूं कि हमने एक्सियल पोजीशन पे बोला था, अक्षीय स्थिति में बोला था, और ये आप देखेंगे तो विद्युत द्विध्रुव की ये एक्सिस है, क्या है, विद्युत द्विध्रुव की एक्सिस है, और यहाँ इसी के एक्सिस पर यानी कि इसी के अक्ष पर, इलेक्ट्रिक डायपोल के एक्सिस पर ही हमने एक पॉइंट ले लिया जिसका नाम क्या है, P है। और इसी पॉइंट P पर हमको इस विद्युत द्विध्रुव के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालेंगे, तो कैसे निकालेंगे समझिएगा, -q + q। अब यहाँ पे मिड पॉइंट से इसकी दूरी r थी, तो इस चार्ज से इसकी दूरी निकालेंगे तो हो जाएगी, पूरी वैल्यू में से l की वैल्यू माइनस करनी पड़ेगी, r - l, ये हो गई। और वहीं से यहाँ तक की दूरी r थी, तो पूरी दूरी में l को ऐड करना पड़ेगा, तो ये पूरी दूरी कितनी हो जाएगी, r + l, कितना हो जाएगा, r + l, ये पूरी दूरी कितनी हो गई, r + l के बराबर। अगर हम देखें तो r + l वैल्यू बड़ी है, r - l वैल्यू छोटी है, तो ऐसे समय में सपोज दैट q के कारण, निगेटिव q के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड है, वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है यानी कि जो विद्युत क्षेत्र है, मैग्नेटिक फील्ड नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि चार्ज आप देख रहे हैं निगेटिव के कारण, जैसा कि मैं बता चुका हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा चार्ज की तरफ होता है, नेगेटिव चार्ज की तरफ। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड मान लेते हैं कितना है, E1 है, वेक्टर E1, और वहीं पे +q की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किधर है, सपोज दैट इधर है, जिसको हम लिख देते हैं वेक्टर E2। तो डिस्टेंस चार्ज का यहाँ से कम है, और इस पॉइंट का यहाँ से डिस्टेंस अगर देखें तो बहुत ज़्यादा है, जिसका डिस्टेंस ज़्यादा उसका इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा। और ऐसे समय में जब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, जब हम यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे, ठीक है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड देखते हैं, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि जो E की वैल्यू आएगी वो आएगा वेक्टर E = वेक्टर E2 - वेक्टर E1, कितना हो जाएगा, वेक्टर E2 - वेक्टर E1, कितना हो जाएगा। और ऐसे समय में जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आप निकालोगे उसकी वैल्यू आएगी, E की वैल्यू, इसका मैग्नीट्यूड अगर हम देखें तो 1/4πε0 2p/r³, कितना आएगा, 1/4πε0 2p/r³, कितना हो गया, 1/4πε0 2p/r³। और ये जो वैल्यू आई है ये अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, वो भी किसके कारण, विद्युत द्विध्रुव के कारण, इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण। इसके किस स्थिति में, अक्षीय स्थिति में ये तीव्रता है। तो E = 1/4πε0, एप्सिलॉन है इंटू 2p/r³, जहाँ पे P क्या है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, और जैसा कि आपको पता है कि P की वैल्यू कितनी होती है, 2qL के बराबर होती है। L क्या है, मिड पॉइंट से डिस्टेंस है, Q क्या है, यहाँ पे अगर देखा जाए तो चार्ज का मान है या चार्ज की वैल्यू है। तो ये तो आपको समझ में आ गया। अब अगर हम यहीं पे इक्वेटोरियल पोजीशन की बात करें, किसकी बात करें, इक्वेटोरियल पोजीशन की बात करें, जिसे हम क्या कहते हैं, निरक्षीय स्थिति में, इलेक्ट्रिक डायपोल के निरक्षीय स्थिति में, यानी कि इक्वेटोरियल पोजीशन पे हमको विद्युत क्षेत्र निकालना है, अर्थात हमको इलेक्ट्रिक फील्ड का व्यंजक प्राप्त करना है, समीकरण प्राप्त करना है। तो जैसा कि आपको पता है कि अभी अभी आपने एक्सियल पोजीशन पे किया है, जिसे हम क्या कहते हैं, एंड ऑन पोजीशन कहते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे इक्वेटोरियल पोजीशन के लिए। दूसरा, अब हम बात करने जा रहे हैं इक्वेटोरियल पोजीशन के लिए। एट इक्वेटोरियल पोजीशन, नाम है इसको क्या कहेंगे, निरक्षीय
स्थिति, निरक्षीय स्थिति पर, एट इक्वेटोरियल पोजीशन, निरक्षीय स्थिति पर। अगर निरक्षीय स्थिति की हम बात करें तो ऐसे समय में जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है उसके निरक्षीय स्थिति यानी कि इक्वेटोरियल पोजीशन को हम एक और नाम दे सकते हैं जिसको कहते हैं ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन, या इसे हम क्या कह सकते हैं, ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन भी कह सकते हैं। तो इसका एक और नाम है जिसे हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन भी कहते हैं। तो एट इक्वेटोरियल पोजीशन यानी कि निरक्षीय स्थिति पर, या इसे हम कह सकते हैं ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन भी कह सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या है। फिर से एक इलेक्ट्रिक डाइपोल आप बनाएंगे। इलेक्ट्रिक डाइपोल जैसा कि आपको पता है, एक पे निगेटिव, इधर माइनस क्यू, और इधर क्या होना चाहिए, मानते हैं प्लस क्यू। बीच की दूरी कितनी, 2L, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, 2L के बराबर। तो मिड पॉइंट से जो डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी, L के बराबर, और इधर भी कितना होगा, स्मॉल l के बराबर होगा। ठीक है, L और L ये मिड पॉइंट से डिस्टेंस है। इसके निरक्षीय स्थिति में यानी कि सीधे सीधे इसके एक पॉइंट ले लेते हैं, यहाँ इसके मिड पॉइंट से मान लेते हैं एक पॉइंट यहाँ पे है जिसको हमने नाम दे दिया P। इस पॉइंट P पर यहाँ से एंगल कितना बना रही है, 90 डिग्री का। इसके जस्ट 90 डिग्री पर निरक्षीय स्थिति में जो अक्ष पर नहीं है, निरक्षीय का मतलब जो अक्ष पर नहीं है, ठीक है। तो ऐसे समय में हम अगर 90 डिग्री पर इसके एक पॉइंट ले लें और वहाँ पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहें तो इसके लिए हमें व्यंजक जो मिलेगा उसमें सबसे पहली बात तो ध्यान देना माइनस चार्ज है, तो माइनस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा। ठीक, ये मान लेते हैं वेक्टर E1, और प्लस चार्ज है तो प्लस की वजह से अवे होता है, दूर होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा। और ऐसे समय में इसको हम लिख सकते हैं वेक्टर E2। तो रिजल्टेंट इनके बीच से होकर जाएगा, जैसे हम क्या कह सकते हैं, ये हो गया इसका रिजल्टेंट वेक्टर E। और ऐसे समय में जब भी कभी आप क्या करेंगे, वैल्यू निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेटोरियल पोजीशन पर, मतलब ये जो आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल है जिसे हम क्या कहते हैं विद्युत द्विध्रुव, इसका इक्वेटोरियल पोजीशन यहाँ पे लिया गया, पॉइंट लिया गया जिसका नाम क्या है, P है। इस पॉइंट P पर या इक्वेटोरियल पोजीशन पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आप निकालेंगे तो वो आएगा 1/4πε0 P/r³। कितना आएगा, 1/4πε0 P/r³ के बराबर आएगा। कितना आएगा, P/r³ के बराबर आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो P/r³ है और यहीं पे अगर हमने एक्सियल पे निकाला था तो ध्यान देने वाली बात है, अगर हमने एक्सियल पोजीशन पे निकाला था जिसको हम क्या कहते हैं अक्षीय स्थिति पे निकाला था, तो ऐसे समय में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 1/4πε0 थोड़ा सा ही चेंजेस है, 2P/r³ था यहाँ पे, और यहाँ पे कितना है P/r³ है। तो इक्वेटोरियल पोजीशन पर P/r³ के बराबर, वहीं पे एक्सियल पोजीशन पर 2P/r³ के बराबर होगा, 2P/r³ के क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, तो ये तो बात हो गई किसके लिए, अगर देखा जाए तो एक्सियल पोजीशन, और यहाँ पे किसके लिए हो गया आपका इक्वेटोरियल पोजीशन के लिए। अब हम बात करेंगे कि मान लो किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र निकालना है, वो भी विद्युत द्विध्रुव के कारण, यानी कि इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण किसी भी बिंदु पर निकालना है, तो ऐसे समय में इसका व्यंजक क्या होगा, चलिए उस पर देख लेते हैं कि अगर हमें इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण यानी कि विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी भी बिंदु पर, चाहे वो अक्षीय हो चाहे निरक्षीय हो, उस पर भी निकालना हो, तो उसके लिए कौन सा फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे। अगर सीधे सीधे अक्षीय बोल दे तो आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करोगे, निरक्षीय बोल दे तो अभी जो मैंने व्यंजक निकाला था वो वाला फॉर्मूला आप अप्लाई करोगे किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए, जहाँ पे सभी टर्म्स आपको पता है। अब यहाँ पे हम तीसरे पॉइंट पे चलते हैं, जहाँ पर विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। थर्ड है एक्सियल पोजीशन हो गया, इक्वेटोरियल पोजीशन हो गया, एंड अब है आपका एट एनी पॉइंट, एट एनी पॉइंट। ठीक है, एट एनी पॉइंट ड्यू टू इलेक्ट्रिक
एट एनी पॉइंट ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, यानी कि विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी भी बिंदु पर अगर आपको क्या करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, तो उसके लिए आपको फॉर्मूला क्या होगा। तो ऐसे समय में पहले डायग्राम समझ लीजिए कि डायग्राम क्या कहेगा। सपोज दैट आपके पास एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, निगेटिव माइनस क्यू, यहाँ पे प्लस क्यू, डिस्टेंस कितनी है 12 है, मिड पॉइंट यहाँ पे मान लेते हैं ये है। तो मिड पॉइंट से कोई भी पॉइंट ले लेते हैं, अक्षीय निरक्षीय स्थिति अभी मैंने बता दिया, एक ऐसे एक्सिस पर और एक इसके ऐसे परपेंडिकुलर मैंने बताया है। अब इसके अलावा कोई और पॉइंट ले लेते हैं, मिड पॉइंट से उसको मिला देते हैं, ये पॉइंट मान लेते हैं क्या है P है। इस पॉइंट P पर अगर देखें तो यहाँ से एंगल कितना बना रहा है थीटा। इस पॉइंट P पर आपको क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या करनी है, व्यंजक प्राप्त करनी है, या व्यंजक कितना होगा ये बताना है, ठीक है। तो ऐसे समय में फॉर्मूला होता है E इक्वल टू 1/4πε0 P अंडर रूट में, जैसा कि आपको इक्वेटोरियल पोजीशन पे निकाला गया था कि P अपॉन कितना आता है r³ आता है, ऐसे ही P अपॉन r³ तो रहेगा ही रहेगा, बस एंगल का भी यहाँ पे रोल आ जाएगा, और वो एंगल की वैल्यू कितनी होगी अंडर रूट में 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1, कितना होगा 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाई, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं P अपॉन r³, और ये क्या है आपका अलग से है। तो व्यंजक क्या मिला आपको, E इक्वल टू मिला 1/4πε0 P के बाद क्या है अंडर रूट में, P के बाद अंडर रूट में है 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन r³, ये आपका व्यंजक हो गया। और ऐसे समय में थीटा क्या है, एंगल है, और वो किसके बीच का एंगल है, पॉइंट और मिड पॉइंट के बीच। अगर हम देखें तो मिड पॉइंट से जितना एंगल बनेगा उसी को हम यहाँ पे रखते हैं थीटा की वैल्यू। थीटा की वैल्यू अगर यहाँ पे 90 रखेंगे तो cos 90 की वैल्यू कितनी होती है आपको पता है। अगर हम cos 90 की वैल्यू रखें तो cos 90 की वैल्यू कितनी होती है 0। चलिए देख लेते हैं, जैसा कि इक्वेटोरियल पोजीशन में आपने देखा था पॉइंट यहाँ था तो एंगल 90 डिग्री का बन रहा था। तो अगर हम यहीं से हम दोनों निकाल सकते हैं एट एक्सियल पे। अगर देखें किस पे देखें, एक्सियल पे, एक्सियल पोजीशन पे, तो थीटा कितना लेते हैं हम एक्सियल पोजीशन के लिए 0, थीटा कितना लेते हैं 0। तो चलिए पॉइंट अगर हम यहाँ पे रखते हैं तो ई एक्सियल हम यहाँ पे निकालने जा रहे हैं, यानी कि अक्षीय स्थिति में जो इलेक्ट्रिक फील्ड का व्यंजक प्राप्त हुआ था क्या वो इससे मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। देखते हैं 1/4πε0 P अंडर रूट में 3 cos स्क्वायर 0 प्लस 1 डिवाइडेड बाई r³। अब cos 0 की वैल्यू आपको पता है कि cos 0 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, तो 3 × 1 करेंगे 3 + 1 यानी कि 4, अंडर रूट में 4 है तो कितना आएगा 2। तो यहाँ से 1/4πε0 2p अपॉन r³, ये एक्सियल पोजीशन का हमको क्या मिल जाता है, मान यहाँ से प्राप्त हो जाता है, यानी कि एक्सियल पोजीशन की जो वैल्यू है वो हमको आसानी से यहाँ से प्राप्त हो जाती है। वहीं पे अगर इस फॉर्मूले का हम प्रयोग करके इक्वेटोरियल पे निकालना चाहें, कहाँ पे, एट इक्वेटोरियल, तो इक्वेटोरियल के लिए जो थीटा की वैल्यू है वो सीधे ऐसे होती है यानी कि 90 डिग्री। तो थीटा इक्वल टू हम कितना रखेंगे 90 डिग्री, इक्वेटोरियल पोजीशन के लिए थीटा कितना 90 डिग्री। वैल्यू पुट करेंगे तो E इक्वल टू मिलेगा आपको 1/4πε0 P अंडर रूट में 3 cos स्क्वायर थीटा था तो 90 रख दिया प्लस में 1 डिवाइडेड बाई r³। जैसा कि आपको पता है कि cos 90 की वैल्यू कितनी होती है 0, cos 90 की वैल्यू कितनी होती है 0, तो ये 3 cos स्क्वायर 90 पूरा 0 हो जाएगा, अंडर रूट में सिर्फ 1 बचेगा, 1 का रूट 1 होता है, तो यहाँ पे E इक्वल टू हमको मिल जाएगा 1/4πε0 P अपॉन r³, जो कि आपने इक्वेटोरियल पोजीशन के लिए निकाला था। तो ये आपके दोनों व्यंजक यहाँ से इस फॉर्मूले से मिलते हैं। तो किसी भी पॉइंट के लिए अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये व्यंजक याद कर लीजिए, किसी भी पॉइंट का अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है वो भी किसकी वजह से, इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से, यानी कि विद्युत द्विध्रुव के कारण, तो आप आसानी से यहाँ से क्या कर सकते हैं
कैलकुलेट कर सकते हैं, आसानी से यहाँ से क्या कर सकते हैं, उसको निकाल सकते हैं। ठीक है, देन अब हम अगले टॉपिक पे चलते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण, ठीक है, टॉर्क, वर्क डन और विद्युत स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है ये भी हम बता देते हैं आपको। जैसा कि आपको पता है टॉर्क क्या होता है, टॉर्क यानी कि जिसे हम कहते हैं बलागुड़। बलागुड़ अगर देखें तो टाउ इक्वल टू होता है वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर एफ। क्या लिखते हैं, वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर एफ, यानी कि बल और बल की दिशा में या बल की क्रिया रेखा के बीच की लंबवत दूरी के गुणनफल को ही हम क्या कहते हैं, टॉर्क कहते हैं, बलागुड़ कहते हैं। और आपको पता है कि जब भी कभी आप डोर ओपन करते हो, ठीक है, या किसी एक्सिस के अबाउट कोई भी बॉडी रोटेट करती है तो वहां पर टॉर्क जरूर अप्लाई होता है। ठीक है, तो टॉर्क यानी कि बलागुड़ की हम बात करेंगे इन द टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। ठीक है, तो अब हम बात करने जा रहे हैं विद्युत क्षेत्र में रखे किसी विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बलागुड़ यानी कि टॉर्क। टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल, टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल, विद्युत क्षेत्र में रखे किसी विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बलागुड़, टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल। और इसका जो फॉर्मूला होता है वो कितना होता है, टाउ इक्वल टू पी ई साइन थीटा। कितना होता है, टाउ इक्वल टू पी ई साइन थीटा, जहां पे थीटा क्या है, थीटा एंगल बिटवीन वेक्टर P एंड वेक्टर E, यानी कि विद्युत क्षेत्र और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के बीच का कोण होता है, जहां पे थीटा क्या है, वेक्टर P एंड वेक्टर E। साथ ही साथ इसको अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहो तो वेक्टर टाउ इक्वल टू वेक्टर P क्रॉस वेक्टर E भी लिख सकते हैं, टाउ इक्वल टू वेक्टर P क्रॉस वेक्टर E भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये वेक्टर फॉर्म हो गया, लेकिन अगर वहीं पे उसका मैग्नीट्यूड का फॉर्म लिखना है तो टाउ इक्वल टू पी ई साइन थीटा। यहीं पे अगला है किसी वैद्युत द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र के अंतर्गत यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंतर्गत थीटा एंगल घुमाने पर उसको उसमें कुछ वर्गडन होता है। यानी कि मान लेते हैं आपके पास क्या है, कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल है, उस इलेक्ट्रिक डाइपोल को आप घुमा रहे हो, कितना एंगल घुमाते हो, सपोज दैट थीटा एंगल घुमाते हो, तो उस थीटा एंगल घुमाने पर कितना वर्कडन करना पड़ता है, इसका फॉर्मूला क्या है, वर्कडन इन रोटेटिंग इलेक्ट्रिक डाइपोल, वर्क डन इन रोटेटिंग इलेक्ट्रिक डाइपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र में आपको क्या करना है, विद्युत क्षेत्र है यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में आपको इलेक्ट्रिक डाइपोल को क्या कराना है, रोटेट कराना है। तो ऐसे समय में जो व्यंजक होता है वो कितना होता है, W इक्वल टू P इंटू ई 1 माइनस कॉस थीटा के बराबर होता है। W इक्वल टू P इंटू ई 1 माइनस कॉस थीटा के बराबर होता है, यानी कि वर्क डन इन रोटेटिंग इलेक्ट्रिक डाइपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। आपके पास कोई विद्युत द्विध्रुव है, इलेक्ट्रिक डाइपोल है, और उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रोटेट कराना है, तो ऐसे समय में जो कार्य किया जाएगा उसकी वैल्यू कितनी होती है, W इक्वल टू पी ई 1 माइनस कॉस थीटा के बराबर होती है। W इक्वल टू क्या हो गया, पी ई 1 माइनस कॉस थीटा के बराबर होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे हम चलते हैं। इसी प्रकार से अगर हम बात करें, टॉर्क हो गया, वर्क डन हो गया, और वैद्युत द्विध्रुव की अगर हम स्थितिज ऊर्जा की बात करें, ठीक है, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, किसी विद्युत क्षेत्र में रखने पर यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने पर जो
इलेक्ट्रिक डाइपोल है जिसको हम विद्युत द्विध्रुव कहते हैं, तो इसका जो अगर देखा जाए पोटेंशियल एनर्जी जिसे हम कहते हैं विद्युत स्थितिज ऊर्जा, वो कितना होगा, ये होता है U इक्वल टू, इसको U से डिनोट करते हैं, माइनस PE कॉस थीटा के बराबर होता है। U इक्वल टू माइनस PE कॉस थीटा, जहाँ पे थीटा आपको पता ही है कि थीटा क्या है, वेक्टर P और वेक्टर E के बीच का एंगल है। और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, U इक्वल टू माइनस में वेक्टर P डॉट वेक्टर E ही लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो 3 फार्मूला आपको मिले हैं। पहला फार्मूला क्या है, टॉर्क का फार्मूला, जिसे हम क्या कहते हैं, टॉर्क, यानी कि हम इसे क्या कहते हैं, बलागुड़ यानी कि मूवमेंट ऑफ फोर्स भी कहते हैं, जिसका फार्मूला टाउ इक्वल टू PE साइन थीटा है। टाउ इक्वल टू P साइन थीटा को अगर वेक्टर फॉर्म में पूछ लेता है तो वेक्टर टाउ इक्वल टू वेक्टर P क्रॉस वेक्टर D लिखा जाता है। यहाँ पे थीटा क्या है, एंगल बिटवीन वेक्टर P एंड वेक्टर E। यहाँ के लिए हम एक डायग्राम बना देते हैं ताकि आपको समझ में आए कि एंगल किसके किसके बीच में है। तो सपोज दैट ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक समान विद्युत क्षेत्र है, और इस एक समान विद्युत क्षेत्र में एक इलेक्ट्रिक डाइपोल रखा गया जिसका निगेटिव क्यू वाला पोर्शन ये है और पॉजिटिव क्यू वाला पोर्शन ये है। जैसा कि आपको पता है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट का जो डायरेक्शन होता है वो निगेटिव टू पॉजिटिव होता है। तो निगेटिव टू पॉजिटिव यानी कि इधर से इधर की तरफ वेक्टर P का डायरेक्शन है, तो वेक्टर P और वेक्टर E, ये आपका वेक्टर E हो गया, इसके बीच जो एंगल बनता है इसी को हम किससे डिनोट करते हैं, थीटा से डिनोट करते हैं। तो ये डायग्राम आपका है। ठीक है, चलिए, तो ये तो बात हो गई इलेक्ट्रिक डाइपोल से रिलेटेड, उसके एक्सियल पोजीशन, इक्वेटोरियल पोजीशन, और साथ ही साथ उसके किसी भी पॉइंट पर व्यंजक यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, साथ ही साथ इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट और टॉर्क, और इसके साथ साथ वर्क डन एंड पोटेंशियल एनर्जी का भी आपने फॉर्मूला पढ़ लिया है। ठीक है, अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में। किसके बारे में, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में, जिसको हम क्या कहते हैं, विद्युत विभव का नाम देते हैं। जैसा कि आपने विद्युत क्षेत्र के बारे में पढ़ा है कि किसी परीक्षण आवेश को किसी विद्युत क्षेत्र के अंदर लाने पर कुछ उस पर फोर्स अप्लाई होता है, उसी फोर्स और परीक्षण आवेश के परिमाण के अनुपात को ही आप क्या कहते हो, विद्युत क्षेत्र कहते हो। सेम ऐसे ही विद्युत विभव की भी डेफिनेशन है। ठीक है, बस फॉर्मूले में जहां पे F/Q0 रखते थे, यहाँ पर W/Q0 रखा जाएगा। कितना रखा जाएगा, W/Q0 रखा जाता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी कि विद्युत विभव। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक है आपका, वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या है अगला टॉपिक, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम कहते हैं विद्युत विभव का नाम देते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, या हम इसे क्या कहते हैं, विद्युत विभव का नाम देते हैं। विद्युत क्षेत्र में रखे गए किसी बिंदु आवेश पर, ठीक है, मान लेते हैं अगर इलेक्ट्रिक डाइपोल की डेफिनेशन आपको देनी है तो कैसे देंगे, समझते हैं। विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर विभव का मान एकांक धनावेश को अनंत से उस बिंदु तक लाने में किए गए कार्य के बराबर होता है। सपोज दैट आपके पास क्या है, चार्ज है, उस चार्ज को हमने क्या लिखा, प्लस क्यू, और जो प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है, यहाँ पे मान लेते हैं कोई चार्ज है जिसको हमने किससे रिप्रेजेंट किया है, प्लस क्यू से रिप्रेजेंट किया है, पॉइंट चार्ज है। इस चार्ज के आसपास कोई ना कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होगा यानी कि विद्युत क्षेत्र होगा, और उस विद्युत क्षेत्र में हमने कोई पॉइंट ले लिया, इस पॉइंट का नाम है ए। इस पॉइंट का क्या नाम है, ए है। किसी टेस्ट चार्ज को यानी कि जिसे हम क्या कहते हैं, परीक्षण आवेश का नाम देते हैं। किसी टेस्ट चार्ज को मान लेते हैं, टेस्ट चार्ज कौन सा है, Q0 है। टेस्ट चार्ज कौन सा है, Q0 है, बहुत ही स्मॉल होगा,
और साथ ही साथ ये कैसा होगा, स्मॉल होगा, इसके साथ ही साथ ये पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पे मान लेते हैं क्या है, Q0 है। किसी टेस्ट चार्ज को यानी कि परीक्षण आवेश को इनफाइनाइट से, कहाँ से, इनफाइनाइट, या जिसे हम क्या कहते हैं, अनंत, तो अनंत पे रखा हुआ है। किसी टेस्ट चार्ज को या किसी भी चार्ज को यानी कि आवेश को इनफाइनाइट यानी कि अनंत से विद्युत क्षेत्र के भीतर रखे बिंदु पर लाने में जो कार्य करना पड़ता है, इसी कार्य को ही हम क्या कहते हैं, विद्युत विभव कहते हैं। उसी कार्य तथा आवेश के अनुपात को ही हम क्या कहते हैं, विद्युत विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। वो भी इस पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। समझिएगा, हमारे पास कोई टेस्ट चार्ज है, उस चार्ज को हमने कहाँ पे रखा है, अनंत पे रखा है। तो इस टेस्ट चार्ज को, सपोज दैट ये आपका टेस्ट चार्ज है, ठीक है, और इसको हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से मूव कराना चाहते हैं, यानी कि इनफाइनाइट से कहाँ तक लाने में, इस पॉइंट ए तक लाने में कुछ कार्य करना पड़ेगा। उसी कार्य और टेस्ट चार्ज के परिणाम को या परिमाण के अनुपात को ही हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल से डिनोट करते हैं, जिसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। और ये किसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकलेगा, ए का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकलेगा। उस बिंदु का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, बिंदु का विभव निकलेगा, ठीक है। तो इसे Q0, अगर हमने टेस्ट चार्ज Q0 लिया था तो हमने Q0 लिख दिया। अगर हम कोई दूसरा चार्ज ले लेते हैं, जैसे मान लेते हैं Q, तो अगर हमने यहाँ पे टेस्ट चार्ज के अलावा कोई दूसरा चार्ज ले लेंगे तो उसकी परिमाण हम यहाँ पे रखेंगे। तो पोटेंशियल यानी कि विद्युत विभव का फॉर्मूला क्या हो गया, वर्क डन यानी कि कार्य बटे आवेश का परिमाण, क्या हो गया, कार्य बटे आवेश का परिमाण, या जिसे हम क्या कह सकते हैं, वर्क डन बटे, यानी कि उसको डिवाइड कर सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ किसका, परिमाण, यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज भी यहाँ पे रख सकते हैं। तो VA इक्वल टू W/Q0, ठीक है। ये फॉर्मूला हो गया जिसके द्वारा हम इस बिंदु A पर पोटेंशियल यानी कि विभव को पता कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो बात हो गई किसके बारे में, पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से रिलेटेड। किसी बिंदु आवेश के कारण अगर हम बात करें तो बिंदु आवेश के कारण हमको जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मिलता है उसके लिए एक फॉर्मूला है, व्यंजक है। उससे पहले ये भी समझ लेते हैं कि जो आपका विद्युत विभव है ये कैसी राशि है, ये अदिश राशि है। कैसी राशि है, अदिश राशि है, यानी कि जिसको हम क्या कहते हैं, स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। साथ ही साथ इसका जो यूनिट है यानी कि जो मात्रक है वो क्या होता है, जूल पर कूलम। क्या हो सकता है, जूल पर कूलम, या इसी को हम वोल्ट से भी लिखते हैं। किससे लिखते हैं, वोल्ट। और शॉर्टकट में इसको हम V से भी लिख सकते हैं, ठीक है, कैपिटल V से लिखा जाता है। तो यूनिट की अगर हम बात करें तो यूनिट है जूल पर कूलम, और साथ ही साथ अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी है, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती है। और यहाँ पे इसको हम वोल्ट से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिसको हम कैपिटल V से डिनोट करते हैं। साथ ही साथ अभी मैं बात कर रहा था कि किसी बिंदु आवेश के कारण, अगर बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर आपको विद्युत विभव निकालना है तो ऐसे समय में जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला क्या है मैं आपको बता दूं, ड्यू टू पॉइंट चार्ज। किसके लिए, किसकी वजह से, ड्यू टू पॉइंट चार्ज। अभी तक आपने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला पढ़ा, इसके डेफिनेशन के अकॉर्डिंग V इक्वल टू W/Q, यही तो पढ़ा आपने। यानी कि पोटेंशियल जो होता है वो W, कार्य बटे क्या होता है, आवेश, यानी कि वर्क अपॉन चार्ज का रेशियो होता है। यहीं पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज की हम बात करने जा रहे हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। तो ऐसे समय में इसको डिफाइन कैसे करेंगे या फॉर्मूला क्या होगा, वो होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को सबसे पहली बात तो आप किससे डिनोट करते हो, V से डिनोट करते हो, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज यानी कि बिंदु आवेश के कारण हम क्या निकालने जा रहे हैं, पोटेंशियल विभव। मान लेते हैं आपके पास एक चार्ज है जिसका नाम है +Q। इस चार्ज से कुछ दूरी पर एक पॉइंट P है, जिस पॉइंट P पर आपको क्या निकालना है, पोटेंशियल निकालना है। इस दूरी कितनी है यहाँ से यहाँ तक की, मान लेते हैं R है।
तो जैसा कि आपको पता है यह एक अदिश राशि है, तो इसमें डायरेक्शन को शो नहीं करेंगे। तो प्लस क्यू चार्ज के कारण इस पॉइंट P पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू आएगी वो आएगी V इक्वल टू 1/4πε0, ठीक है, V इक्वल टू 1/4πε0 Q/R। कितना हो गया? Q/R। V इक्वल टू 1/4πε0 Q/R। ये ड्यू टू पॉइंट चार्ज, किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी कि विद्युत विभव का व्यंजक है, ठीक है, विद्युत विभव का व्यंजक है। आज के लेक्चर में बस इतना ही। इससे आगे की जो टॉपिक है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देंगे। थैंक यू सो मच।